सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का अलीगढ़ से, जहां पर बारिश के चलते एक मकान भर-भरा कर गिर गया। आपको बता दें कि लगातार बारिश होने के चलते ये मकान अचानक से गिर पड़ा है और मलबे में एक ही परिवार के 9 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने सभी का रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि मकान काफी पुराना था, पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते मकान काफी पुराना भी था और लगातार बारिश होने की वजह से वो और कमजोर हो गया और अचानक से ये मकान भर-भरा कर गिर गया। एक ही परिवार के 9 लोगों के दबे होने की जानकारी इस वक्त न्यूज़ 1 इंडिया को मिली है। पुरानी बिल्डिंग बिल्कुल ऐसी ही जो करवा भी नहीं पा रहे बिल्कुल। फिर आज क्या हुआ? आगे फूटे से सब बच्चा दब गए, उसमें बड़े मुश्किल करने वाले हैं। किसी की मौत हुई है क्या? मौत में मेरा पप्पा खत्म हो गया, उसके अंदर दब गया। तो ये गिराव कब से रखी थी? जो कई सालों से गिरा हुआ है, मालिक सुन नहीं आ रहा। कई बार देखी ना मिलता है ना बात करता, बिल्कुल नहीं। कल बरसात की वजह से गिरी है? बरसात की वजह से गिरी है? बारिश तो आपको बता दें कि बारिश के चलते ये मकान अचानक से भर-भरा कर गिर गया। आपको बता दें पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही थी, मकान भी काफी पुराना था और इसी वजह से जब 5 दिनों से बारिश हो रही थी तो मकान और ज्यादा कमजोर हो गया। जिस वक्त ये मकान गिरा उस वक्त 9 लोग उस मकान में बताए जा रहे हैं, 9 लोग उस मकान में मौजूद थे। तो बारिश के चलते भरभरा कर ये मकान गिरा है, मलबे में एक ही परिवार के 9 लोग दबे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अलीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, अलीगढ़ की पूरी घटना। अलीगढ़ के अलावा बुलंदशहर में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। दरअसल तेज बारिश में एक मकान की छत गिर गई, जिसकी वजह से एक महिला की मौत भी इस हादसे में हो गई है, साथ ही 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान जब ये छत गिरी तो घर में जो पूरा परिवार है वो उस वक्त सोया हुआ था। बारिश की वजह से जो दीवार है वो अचानक भरभरा कर गिर गई। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के मुमरेजपुर गांव की ये पूरी घटना इस वक्त बताई जा रही है। तो जिस वक्त ये हादसा हुआ घर में पूरा परिवार जो है वो सोया हुआ था। परविंदर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। परविंदर, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? एक महिला की मौत हो गई इस हादसे में और साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, अपडेट्स क्या हैं? बिल्कुल कृतिका, देखिए दुखद हादसा देखने को मिला है। जो यहाँ पर 48 घंटे के से जो बारिश का कहर है वो बुलंदशहर में देखने को मिला है। इसके कारण जो ये मुमेजपुर जो गांव है अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का, यहाँ पर जो सोया हुआ परिवार था और अचानक से जो मकान था वो भरभरा कर गिर गया, जिसमें जो एक महिला की मौके पर मौत हो चुकी है। हालांकि जो 2 लोग घायल हैं उन घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है, उपचार चल रहा है। हालांकि उनकी हालत जो खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कृतिका, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से जो बुलंदशहर क्षेत्र में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, ये इस तरीके की जो कई घटनाएं बुलंदशहर में देखने को मिली है। हालांकि प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिवार की जो हर संभव मदद का जो आश्वासन जो दिया जा रहा है। जी कृतिका, जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त परिवार के कितने लोग इस मकान में मौजूद थे परविंदर? जी कृतिका, इसमें करीब आधा दर्जन परिवार के सदस्य बताए थे, लेकिन 2 परिवार के सदस्य जो बाहर गए हुए थे, लेकिन 3 जो परिवार के सदस्य थे उस टाइम जो घर में मौजूद थे, जिनमें से जो 2 लोग जो घायल हैं और एक महिला की जो मौके पर मौत हो चुकी है, जिसका सब पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कृतिका, चलिए शुक्रिया परविंदर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि है बागपत से, जहां पर ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड पर जानलेवा हमला किया गया। पुरानी रंजिश के चलते गांव के युवक ने फरसे से यह हमला किया है होमगार्ड पर। हमले में होमगार्ड ओमपाल गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। होमगार्ड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल इलाज भी इस वक्त चल रहा है। मामले की तफ्तीश में कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। बागपत कोतवाली क्षेत्र पावला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ विकास शर्मा संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर। विकास, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र पावला गांव का है। बताया जा रहा है कि एक होमगार्ड ओमपाल जो आज ड्यूटी पर लौट रहा था, तो जब उसके ही गांव के एक युवक ने उस पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि वो जो युवक है वो गैंगस्टर है और उनकी पुरानी रंजिश उनकी चल रही है। इसी के चलते उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। जी चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विकास। तो आपको बता दें कि मामले की तफ्तीश इस वक्त कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से ये हमला किया गया है और पुरानी रंजिश के चलते ये हमला
किया गया। तो आपको बता दें कि बागपत की पूरी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते होमगार्ड ओमपाल पर यह हमला किया गया। और अगली खबर कानपुर से, जहां पर मदरसों के सर्वे के मामले में एक मदरसे में पढ़ते मिले हैं सिर्फ 12 बच्चे। मदरसे को बंद करने का फिलहाल आदेश और निर्देश इस वक्त दिए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने 7 मदरसों की जांच की थी। बेगमपुरवा में मदरसा फैजुल कुरान में सिर्फ 12 बच्चे ही पढ़ते हुए मिले। मदरसे का संचालक जमीन के कागजात भी इस दौरान नहीं दिखा पाया। मदरसे को बंद करने के फिलहाल निर्देश दिए गए हैं। कागजात के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के भी निर्देश इस वक्त संचालक को दिए गए हैं। बाकी 6 मदरसों में कोई कमी, कोई अनियमितता नहीं पाई गई। कानपुर से संवाददाता रामजी शर्मा जुड़ गए फोन लाइन पर। राम जी, देखिए लगातार मदरसों की जांच की जा रही है और ऐसे में एक मदरसा जहां पर सिर्फ 12 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो आदेश हुए कि जो उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं वो सही है कि उनमें नियमताएं हैं क्या नियमताएं हैं, उसको लेकर एक सर्वे चल रहा है। जिस सर्वे को देखते हुए जो अल्पसंख्यक जो अधिकारी हैं कानपुर के, उनके साथ एक पूरी टीम आई थी जो कानपुर के मदरसों पर निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि बेगमपुर एक मदरसा है जो मदरसा फैजुल कुरान के नाम से है, जहाँ पर सिर्फ 12 बच्चे पढ़ते हुए मिले। और उसके जो कागजात जब मांगे गए वहाँ के जो संचालक थे, तो कागज जो समय से उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसको लेकर के जो जिला अल्पसंख्यक अधिकारी है उन्होंने मदरसे को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और सभी जो 12 बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ रहे थे उनको दूसरे मदरसों में शिफ्ट करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिया गया। साथ ही जो मदरसे में जो गलत तरीके से चल रहा था, नियमितताएं मिली है, वहाँ पर जो मानक होते हैं, जो मदरसों पढ़ने बच्चों की व्यवस्थाएं, उसी व्यवस्था न मिलने पर उनको कागज के साथ कार्यालय में 3 दिन के अंदर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जो उसने कागज दिखा सके। यदि कुछ भी उसमें गड़बड़ी और ज्यादा पाई जाती है, कागज नहीं दिखा पाते, उसको पूरी तरह सीज करते जिला प्रशासन जो जिला अधिकारी है उसको अपने हैंडओवर पे उस मदरसे को दे लेंगे। जी चलिए, शुक्रिया राम जी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो मदरसों के सर्वे के मामले में कानपुर में एक मदरसा ऐसा पाया गया जहां पर सिर्फ 12 बच्चे ही पढ़ रहे थे। 7 मदरसों की जांच हुई। हालांकि 7 मदरसों में से 6 मदरसों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, लेकिन एक मदरसे में ना तो संचालक उस जगह के कागजात दिखा पाया और ना ही कोई बात की गई, जिसके बाद में संचालक को आदेश दिए गए कि कागजात के साथ में उपस्थित हो। वहीं हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में मूक बधिर किशोरी से गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब किशोरी गर्भवती हो गई। बता दें कि वारदात के मामले की शिकायत पर शाहबाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़ित एसपी से मिले और तब जाकर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शाहबाद थाने में दर्ज हुआ है 376 506 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें वादी ने यह बताया है कि उसकी पुत्री जो नाबालिग है वो मूक बधिर है, उसके साथ गांव का ही एक युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया था। लेकिन इसको जानकारी तब हुई जब वो गर्भवती हो गई थी, 5-6 महीने की गर्भवती बताई जा रही थी। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए आशीष सिंह जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। आशीष, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? मूक बधिर बालिका से ये दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। जब एसपी के पास पीड़िता पहुंची तब जाकर ये रिपोर्ट दर्ज की गई। देखिए, पूरा मामला शाहबाद कोतवाली का है, जहां पर जो किशोरी है उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। दुष्कर्म की घटना जब पता चली, जब वो गर्भ पता चला, इसके पेट में गर्भ है। हालांकि उसके पिता ने तो चौकी पे तहरीर दी। तहरीर के बाद जब मुकदमा नहीं लिखा गया तो पीड़ित एसपी की चौखट पर पहुंचा। एसपी ने एफआईआर के आदेश दिए, एफआईआर लिखा। हालांकि एसपी से हमारी बात भी हुई तो उन्होंने कहा है जब भी आरोपी की गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई होगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आशीष। और चलिए, बड़ी खबर में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं संभल से, जहां पर संभल के सिरसानाल गांव में घर में घुसकर देवी देवताओं के चित्र जलाने और उन पर थूकने का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत की गई और इसकी जानकारी भाजपाइयों को हुई तो आक्रोश पनप गया।
पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को जानकारी दी गई। बता दें कि धर्मांतरण कराने और देवी देवताओं के अपमान की भी शिकायत इस दौरान की गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुट गई है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि पूरे मामले को जांच की जा रही है और उनके आधार पर भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच ऋतु खंडूरी क्या कुछ कह रही है वो सुनते हैं। मैं कोटद्वार में थी और मैं वहां से जब लौटी तो मुझे खबर आई कि रिपोर्ट तैयार है, पूरी रिपोर्ट तैयार है। इट इज़ नॉट एन इंटरिम रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार है, इसलिए वो मुझे सौंपना चाहते हैं। समिति ने यह सराहनीय कार्य किया है, मैं अप्रिशिएट करूंगी हमारी समिति को। तीनों ने लगातार 20 दिन तक दिन रात मेहनत की है, शनिवार रविवार की भी उन्होंने परवाह नहीं की है और साथ ही साथ अपने विधानसभा सचिवालय के जो मेरे अफसरान हैं उन्होंने उस समिति के साथ पूरी तरह से उनको कोऑपरेट किया है, उनके साथ रहे हैं और जब भी कुछ भी कागजात उन्होंने मांगे हैं वो उन्होंने उन तक पहुंचाए हैं। समिति ने सराहनीय कार्य किया है और निर्धारित अवधि के पूर्व ही रिपोर्ट सौंप दी है। पूरी रिपोर्ट 2014 पेज की है, लेकिन इसमें संलग्न भी शामिल हैं, जबकि केवल रिपोर्ट की अंश जो हैं वो 29 पेज के हैं। समिति ने विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। समिति ने वर्ष 2016 तक 150 तदर्थ नियुक्तियों, वर्ष 2020 में 6 तथा तदर्थ नियुक्तियों तथा वर्ष 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। समिति ने इस संबंध में जो कारण बताए हैं वह इस प्रकार हैं। सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया। इस प्रकार यह तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गई हैं। तदर्थ नियुक्ति के जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और न ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाए गए। तदर्थ नियुक्ति किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गए, केवल व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। तदर्थ नियुक्ति किए गए जाने हेतु कोई प्रतियोगिता एग्जाम परीक्षा आयोजित नहीं किए गए। इन तदर्थ भर्तियों के लिए सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को समानता का अवसर प्रदान नहीं करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है। जांच समिति ने अपने रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया है कि कार्मिक विभाग के 6 फरवरी 2003 के शासनादेश द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत तदर्थ, संविदा, नियत वेतन, दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। उक्त 6 फरवरी 2003 के शासनादेश में व्यवस्था उपबंधित है कि श्रेणी ग तथा घ के किसी भी पद पर दैनिक वेतन, तदर्थ, संविदा, नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पत्रकार बंधुओं, इतनी विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर करने से ये लाभ होगा कि जांच समिति की सिफारिशों के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने जो निर्णय लिए हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जांच समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि इन तदर्थ नियुक्तियों को शासन का अनुमोदन प्राप्त है, अतः नियमानुसार इन तदर्थ नियुक्तियों का निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।
इन नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तों को निरस्त करने के लिए अनुमोदन हेतु मैं शासन को तत्काल प्रस्ताव भेज रही हूं। अनुमोदन प्राप्त होते ही नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियां तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। इसी प्रकार उपनल द्वारा की गई 22 नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रही हूं। मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, वैसे जो ये आगे का मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये 32 हम लोगों ने 32 पदों के लिए जो एग्जाम लिए थे उसके साथ उसकी बात है। भले ही ये हमारी समिति के मैंडेट में नहीं था, लेकिन क्योंकि जब वो कागजात खंगाल रहे थे तो उन्हें इसकी भी जानकारी मिली, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहती हूँ कि विधानसभा सचिवालय द्वारा 2021 में 32 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसके लिए इस वर्ष 20 मार्च को लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस परीक्षा के लिए लखनऊ की एक प्राइवेट एजेंसी मेसर्स RMS टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को चयन किया गया था। इस एजेंसी के कार्यकलाप विवादों में रहे हैं और इस पर पेपर लीक के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते कम से कम 5 प्रतियोगिता परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस एजेंसी को बिल प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर बैंक से 59 लाख रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया गया था, जिसमें विधानसभा सचिव की भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। जांच समिति में दी गई विभिन्न सिफारिशों एवं सुझावों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें विधानसभा सचिवालय में कर्मचारी अधिकारियों की राइट साइजिंग, ई-ऑफिस, ई-विधान, पदोन्नति तथा सेवा नियमों में सुधार शामिल रहेगा। अतः मैं पुनः अवगत कराना चाहती हूं कि वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियां, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियां को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के मेरे निर्णय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव शासन को तत्काल भेज रही हूं। आपको तथा धन्यवाद। आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक सवाल, 2021 की जो 72 भर्तियां थी, इसको शासन से अनुमति। तो सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जो मामला लगातार उत्तराखंड की तरफ से उठ रहा था और विपक्ष भी इस मामले को लगातार उठा रहा था, उस मामले में जांच की गई बैकडोर भर्ती घोटाला जो था, उसमें जब जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है तो तमाम जो नियुक्तियां की गई थी जिसमें अनियमितता पाई गई हैं, उसमें अब उन नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश इस वक्त दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2016 में ये नियुक्तियां हुई थी, 2020 में जो 6 नियुक्तियां हुई उनको निरस्त करने की बात की गई, उनको रद्द कर दिया गया। 2021 में जो 72 नियुक्तियां हुई उनको रद्द करने की बात रितु खंडूरी कहती हुई नजर आई है। और कमेटी की तरफ से कहना है कि 2016 में, 2020 में और 2021 में जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें कई सारी अनियमितता पाई गई हैं और जांच रिपोर्ट के जरिए सीधे तौर पर कहा कि जो गलत तरीके से नियुक्तियां हुई हैं उन्हें रद्द करने की सिफारिश इस वक्त जांच कमेटी की तरफ से की गई है। जिसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जल्द से जल्द इन नियुक्तियों को रद्द किया जाएगा। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में प्रेमी युगल से बदसलूकी का एक वीडियो इस वक्त सामने आया है जिसमें लड़की के साथ हाथापाई की जा रही है। बता दें कि वीडियो में प्रेमी पैर पकड़कर छोड़ने की मिन्नत करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं 6 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल सामने आने ही पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में 3 लोगों को चिन्हित भी किया गया है। हालांकि देखना होगा कि अब गिरफ्तारी कब तक होती है इस पूरे मामले में। पैर छोड़े, पहले पैर छोड़, पैर छोड़। भाई छोड़, पहले हाथ छोड़ा।
छोड़ ये छोड़, पैर छोड़े, पहले पैर छोड़, पैर छोड़। और अगली खबर रायबरेली से, जहां पर मिल एरिया थाना क्षेत्र के जवाहर विहार कॉलोनी में अध्यापिका के दंडित करने पर 7वीं कक्षा के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि छात्र जब विद्यालय गया तो वहां उसकी परीक्षाएं चल रही थी और अध्यापिका ने उसे नकल करते हुए देखकर दंडित किया। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर छात्र द्वारा लिखा हुआ सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज इनका एग्जाम था, तो फिर ये एग्जाम में ये चीटिंग करने लगे, तो फिर मैडम ने इनको मारा और उसके बाद फिर इनको प्रिंसिपल ऑफिस लेके गए। कौन से मैडम? मोनिका मैम शायद थी कोई। कौन सा स्कूल है? सेंट पीटर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ क्या हुआ मुझे नहीं पता, और उसके बाद ये लौट के आने के बाद फिर यहाँ पे ये बता रहे थे, जो उनके साथ जाती हैं मेरी बहन, वो बता रही थी कि ये वैन में एकदम शांत थे, कुछ भी आज नहीं बोले। उसके बाद खाना भी नहीं खाया, तुरंत आके यहाँ पे इन्होंने ये कर लिया। कौन सी क्लास में पढ़ते? किस क्लास में? 7th। कहीं का एग्जाम था आज? आज बायोलॉजी का आज इनका एग्जाम। जवाहर विहार कॉलोनी में रहने वाले एक छात्र यश मौर्य ने आज विद्यालय से आने के बाद सुसाइड कर लिया अपने घर में। जो परिजन है उन्होंने तहरीर दी कि विद्यालय में कोई बात नहीं थी, डांटा गया था, जिसके कारण बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। प्राप्त तहरीर पर 2 लोगों के विरुद्ध थाना मिल एरिया में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सुसाइड नोट? हाँ, मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसको तस्दीक कराया जा रहा है। जवाहर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब चंदौली के, जहां पर डीडीयू जंक्शन पर आरपीएफ मेरी सहेली विंग टीम ने बुजुर्ग महिला की जान बचाई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि चलती ट्रेन पर बुजुर्ग महिला चढ़ने का प्रयास कर रही थी और ड्यूटी पर तैनात महिला आरपीएफ टीम ने महिला की जान बचाई। 12792 दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस की ये घटना बताई जा रही है। सहेली टीम द्वारा गाड़ी संख्या 12792 दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 7 से सुरक्षित पास कराया जा रहा था। इसी दौरान एक वृद्ध महिला थी जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। वो फिसल के गिर गई चढ़ने के क्रम में। उनको ट्रैक से जाने से बचाया हम लोगों ने और गार्ड को गाड़ी रुकवाकर। रायबरेली में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज देर शाम जगतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सीएचसी जगतपुर पहुंचाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। है कि पुलिस अधीक्षक तुम देना भाई, अरे नीचे करो भैया, दिलीप तुम देना भाई। शाम को दोपहर में सभी जगह चेकिंग कराई जा रही है, जो लूट और कराई जाती है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय का ये भी आदेश था कि लिंक रूटों पर भी चेकिंग कराई जाए, जो मुख्य मार्गों से मिलते हैं, क्योंकि बदमाश जो है आमतौर से घटनाएं करने के बाद इन रोडों से भागते हैं, जिन्हीं लोगों से आते हैं। इसी क्रम में थाना जगतपुर की पुलिस इंदिरापुर खुलिया है, जबकि जहाँ रोड लिंक करती है, उसी नहर पर चेकिंग कर रही थी, जहाँ पर 3 संदिग्ध व्यक्ति उनको दिखाई दिए, जो पीठ पर झोला लटकाए हुए थे, जिसको संदिग्ध जान के पुलिस तो वो फिर भागे और पुलिस ने उनको दौड़ाया। इसी बीच एसओजी की भी टीम ने उनके लिए घेरा, तो उसके बाद उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके आत्मरक्षा पुलिस ने भी उनको फायर किया, जिसमें 2 लोगों को फायर दी हुई है और एक व्यक्ति को घायल करने के बाद पकड़ लिया गया। सर, ये अपराधी कहाँ के हैं? ये सब अपराधी कहाँ के हैं? कैसे सूचना मिली? जैसे कि अभी आपने देखा, पूछताछ में यहाँ पर जो अस्पताल में आए हैं, इनसे जो बातचीत की गई और कुछ जो अंडरस्टैंडिंग से बात करने के बाद प्रयास में ये मुख्य रूप से बिहार के रहने वाले हैं और रोहतास जिले, जिसमें एक का नाम अर्जुन और एक का नाम निहाल है और जो पकड़ा गया है उसका नाम बर्तन है। और पूछताछ में इन्होंने यहाँ की पिछले 2-3 महीनों में कई बड़ी चोरियों को भी एक्सेप्ट किया है और इनसे और भी चीज़ें पूछताछ की जा रही हैं। इनके पास से जो है हमेशा और कारतूस भी बरामद हुई है और इसमें आवश्यक लिखा पढ़ी की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास क्या है? अब इनका आपराधिक इतिहास चूँकि तलाशा जा रहा है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।